गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज शुरू करते हैं अपन गद्य भाग का आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नमक का दारोगा और जिसके लेखक हैं आदरणीय प्रेमचंद जी। बच्चों, नमक का दारोगा ये कहानी प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानियों में थी और बहुचर्चित कहानी भी इसलिए थी कि ये तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की परछाई थी। बच्चों, सन 1835 के लगभग जब ब्रिटिश हुकूमत ने धीरे धीरे करके भारतीय जो बाजार था उस पर अपना अधिकार वर्चस्व स्थापित कर लिया था। कपड़े हो गए और छोटी मोटी बहुत सारी राशन की चीज़ें हो गई, इनमें इन्होंने एकाधिकार कर लिया और क्या चाहते थे कि अधिक से अधिक माल ब्रिटिश भारत में आयात किया जाए। भारत की जो स्थानीय पूंजी थी, भारत का जो उत्पादन यहाँ पर खुद का होता था, उस उत्पादन पर तो इन्होंने लगा दिया कर और ये चाहते थे कि बाहर की जो आने वाली चीज़ें, भारत की जो आयातित चीज़ें हैं, उनको वो सस्ती मिले और उनको ये लोग भारत के बाजार में बिखेरना चाहते थे। जैसे अपने चीनी सामान है, चीनी जो प्रोडक्ट है वो भारतीय प्रोडक्ट्स की तुलना में सस्ते मिल जाते हैं तो लोग बाग वो खरीद लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ था नमक के साथ। नमक खाने का मुख्य आधार, नमक के बिना तो स्वाद ही नहीं है और उसी नमक पर ब्रिटिश हुकूमत ने कर लगा दिया था और उसको महंगा कर दिया था। उसको बनाना, बेचना, ये काम प्रतिबंधित कर दिए थे। तो इस कारण क्या हुआ कि नमक का मूल्य बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया, ये आम लोगों की पहुंच से दूर होने लगा। तो इसीलिए इसकी जो कालाबाजारी थी वो बड़ी मात्रा में मार्केट में होने लग गई थी। अब कालाबाजारी होने के चलते जो बड़े बड़े सरकारी पद पर थे उनकी जेब भारी होने लगी कि कालाबाजारी में उनका भी कोई ना कोई परसेंट तो अवश्य रहता था, कोई ना कोई जो उनका जो लेनदार हिस्सा होता था वो रहता ही था। और अब मुख्य पद आया है नमक का दारोगा पद। तो नमक के दारोगा पद की तो वहाँ पर वैल्यू इतनी बढ़ गई थी कि सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित वस्तु का ही कोई दारोगा पद मिल जाए तो सोचो वहाँ पर ऊपर की कमाई कितनी होगी। तो यही इस पाठ में उकेरा गया है बच्चों कि पंडित बंशीधर जो होते हैं, मुंशी बंशीधर गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और कहानी के जो दूसरे पात्र हैं पंडित अलोपीदीन जी, वो एक बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं समाज के। तो इन दोनों ही पात्रों के ये कहानी इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर ये बताया है कि पंडित मुंशी बंशीधर जो थे बच्चों, पद कोई किसी नौकरी की तलाश में मारे फिरते हैं। उनकी मजबूरी भी होती है, घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं होती और जिस दिन एक दिन बाहर निकलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तो मुझे नौकरी मिल जाए, तो उससे पहले इनके पिता इनको समझाते हैं कि मैंने भी नौकरी की है, तू भी नौकरी ही ढूंढने जा रहा है। मैंने दुनिया देखी है, मुझे वो अनुभव है। तू सोच अपने घर के पत्नी बच्चों के बारे में, अपनी बहनों के बारे में और अपने माता पिता के बारे में कि हमें पैसों की कितनी ज़रूरत है, कि एक तनख्वाह जो होती है वो पूनम के चांद के जैसे होती है कि प्रत्येक दिन, पूर्णिमा के दिन तो वो पूरी नजर आएगी और उसके बाद जैसे घटता घटता चांद अमावस में बदल जाता है, उसी प्रकार जो महीने का जो आखिरी दिन है वो बिना पैसों के बीत जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा पद ढूंढना जहाँ पर ऊपर की आमदनी भी ज़्यादा होती हो, क्योंकि सैलरी या मंथली जो आय है वो आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधार सकती। आपका जो ऊपर का जो कमाया हुआ धन होगा वही आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। तो कुछ ऐसी ही बातें उन पिता और पुत्र के मध्य में होती है। पुत्र बड़ी आज्ञाकारिता के साथ अपने पिता की सारी बातें सुन लेता है और फिर नौकरी ढूंढने निकलता है। किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्हें ढूंढते ढूंढते मिला नौकरी का पद। तो कौन सा? नमक का दारोगा पद। और इस पद को मिलते ही खबर उड़ती उड़ती उनके आस पड़ोस, शहर बाजार सब तक पहुंची और सबके वारे न्यारे हो गए। सबसे ज़्यादा खुश तो उनके पिता थे कि हाँ, अब भगवान ने मेरी सुनी है, मेरे पुत्र को इतना अच्छा, इतना प्रतिष्ठित पद मिला है, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरी बच्चियों की शादी हो जाएगी और पूरा घर अब सुधर जाएगा। तो इसलिए चारों तरफ खुशी की लहर फैल जाती है, पड़ोसी जल भुन के राख हो जाते हैं और जो आस पड़ोस परिवार वाले हैं वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो पंडित मुंशी बंशीधर जो है ये बड़े ईमानदार प्रवृत्ति के आदमी होते हैं।
इनको ऊपर की कमाई से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने जो पद प्राप्त किया, 6 महीने तक बड़ी गरिमा से उस पद को ईमानदारी के साथ में उस पद का निर्वहन किया। अपनी ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति निष्ठा से इन्होंने अपने से बड़े अफसरों को भी अपने से खुश कर दिया था। सभी इनकी ईमानदारी पर मोहित थे। अब क्या हुआ, एक दिन रात्रि का अंधकार था और अंधकार में जहाँ यहाँ दारोगा का जो ऑफिस था ना, उसी के पास में यमुना नदी बहती थी और यमुना में नावों का जमघट लगा हुआ था। अब क्या हुआ कि आधी रात को एक दिन गाड़ियों की आवाज पंडित मुंशी बंशीधर को सुनाई देती है। तो इन्होंने देखा कि भाई आधी रात को ये गाड़ियाँ कहाँ हैं, किसकी है, क्यों जा रही है। इन्होंने वहाँ जाकर चेक किया तो पता चला कि ये तो पंडित अलोपीदीन द्वारा भेजी गई गाड़ियाँ हैं और उसमें नमक के ठेले लगे हुए हैं और उनकी कालाबाजारी करने के लिए उनको ले जाया जा रहा है। अब उन्होंने अपने जो भी थे अपने सहायकों द्वारा पंडित अलोपीदीन को कहलवाया कि तुरंत आप आकर मुझसे मिलिए। अलोपीदीन वहाँ पर जैसे तैसे पहुँचते हैं। अलोपीदीन ने उनको बहुत रिश्वत देने की कोशिश की। 1000 से 40,000 तक वो पहुँच गए। उस जमाने में बच्चों 40,000 भी बहुत 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 मायने रखते थे। तो उस समय ये 40,000 तक की रिश्वत को भी मुंशी बंशीधर ने ठुकरा और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर दिया। दूसरे दिन जब उनको कोर्ट में ले जाया गया तो समझ लो कि धरती और घर की दीवारों के बीच कोई गैप नहीं, कोई दीवार नहीं रही कि इतनी भीड़ उमड़ी पड़ी थी कि समाज का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति हाथों में हथकड़ियाँ डाले हुए कोर्ट में ले जाया जा रहा था। उनको देखने के लिए भीड़ हद से ज़्यादा उमड़ रही थी और दूसरी तरफ मुंशी बंशीधर जो थे वो गर्व के साथ सीना उठाए कोर्ट की तरफ जा रहे थे। अब हुआ क्या बच्चों कि समाज का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है और वो यदि कालाबाजारी करने की हिम्मत रखता है तो वो बड़े बड़े अफसरों को अपनी जेब में डालने की भी हिम्मत रखता है। उन्होंने पंडित अलोपीदीन ने अपने पूरे सरकारी महकमे को रिश्वत दे देकर अपने वश में कर रखा था। तो जाहिर सी बात है कि मुकदमा तो उनको जीतना ही था और वो मुकदमा जीत भी जाते हैं और बाइज्जत वहाँ कोर्ट से बरी हो जाते हैं। और जैसे ही वो बाइज्जत कोर्ट से बरी हुए, पंडित मुंशी बंशीधर को पर जैसे बिजलियाँ गिर पड़ी, उनको उनके पद से भी हटा दिया गया। वो आस पड़ोस परिवार वालों की बुरी भली बातें सहनी पड़ी। उनके पिता ने भी उनको बहुत बुरा भला कहा, पत्नी ने भी बहुत दिनों तक उनसे बात नहीं की और इस प्रकार उनका जो अच्छा भला जीवन चल रहा था उसमें जैसे ब्रेक आ गया हो। जैसे तैसे उनकी जिंदगी कटी और हफ्ता भर बीता और हफ्ते भर में उनको दुनिया से इतनी निराशा हाथ लगी कि बस उनका सबके ऊपर से मन हट गया था। अब क्या हुआ, हफ्ता भर ही बीता था इस बात को और एक दिन कुछ गाड़ियां सजी धजी सी पंडित मुंशी बंशीधर के घर के सामने आकर रुकी। उन्होंने तो नहीं देखा लेकिन उनके पिता ने जाकर देखा बाहर कि भाई किसका क्या आया है बाहर। तो उनकी आंखें तो देखते ही रुकी ही नहीं कि देखो आज पंडित अलोपीदीन जी खुद हमारे घर पधारे हैं। और वो खुद घर आए और उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित मुंशी बंशीधर के पिताजी को नमस्कार किया। अब वहाँ पर जो मुंशी बंशीधर थे, इनके पिता ने तो मुंशी बंशीधर की बुराइयां करना शुरू करी कि आप तो बड़ा दिल रखते हैं, जो आप हमारे घर पर पधारे, मेरा बेटा तो पागल है जो आपका इतना अपमान कर दिया, लेकिन आपका तो फिर भी इतना बड़ा दिल है कि आप हमारे घर तक पधारे हैं। ये वो 1000 लल्लू चप्पू करी उनकी जैसे चमचागिरी कर रहे हो, ऐसा यूँ मतलब अपराध बहुत जताया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मेरे पुत्र ने आप पर अत्याचार किया। अब क्या हुआ, ये कहते कहते ही पंडित जो अलोपीदीन होते हैं वो उनके पिता से कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप तो सौभाग्य समझिए कि आपको इतना अच्छा पुत्र मिला है कि ऐसा पुत्र तो दिन में दीपक लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। इतनी ईमानदारी मैंने इतना जीवन देखा है लेकिन कहीं नहीं देखी। मैंने पूरे सरकारी महकमे को पैसों के बल पर खरीद रखा था, लेकिन ये ऐसा सोना इंसान निकला, ऐसा स्वर्ण धातु निकला जो मेरे वश में नहीं आया।
और लेकिन वश में नहीं आते हुए भी इसने उल्टा मुझे खरीद लिया। मैं इसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। और ये बातें सुनते सुनते जितने मुंशी वंशीधर भी उधर आ ढलकते हैं, उन्होंने सदाचारवश उनको नमस्कार किया। अब बच्चों ये बात है कि उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं, जिस पद पर थे उस पद पर रहकर उन्होंने ईमानदारी के साथ जो भी काम किया था वो काम किया था। अब पंडित अलोपीदीन को भी अगर गिरफ्तार किया गया तो उस पद की गरिमा थी, उस पद का कर्तव्य था कि उन्हें ये काम तो करना ही था। तो यहाँ पर मुंशी वंशीधर को बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। वो उसी गर्व के साथ उनके सामने आ खड़े होते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। तो वो शर्म से झुक जाते हैं पंडित अलोपीदीन। और पहले तो उनको लगता है मुंशी वंशीधर जी को कि ये मेरा उपहास उड़ाने आए हैं, मेरी निंदा करने आए हैं। लेकिन जब उनके मुख पर, पंडित अलोपीदीन के मुख पर उन्होंने शर्मिंदगी देखी, तब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, इस व्यक्ति को सच में अपराध बोध है। तो फिर उनके मन का मेल हट जाता है, दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। फिर पंडित अलोपीदीन उनको एक प्रस्ताव रखते हैं कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको अपनी सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त करता हूँ। अब फिर वापस पंडित जो मुंशी वंशीधर थे, इन्होंने भी कहा कि भाई मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं, मैं जिस पद पर था मैं उसका काम कर रहा था, अब मैं किसी पद पर आसीन नहीं हूँ, तो आप जो प्रस्ताव देते हैं वो मुझे सहर्ष स्वीकार्य है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं कि जैसे पंडित वंशीधर को, मुंशी वंशीधर को क्या यह पद स्वीकारना चाहिए था? तो हाँ, स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं थी। क्यों? क्योंकि सभी को अपनी रोजी रोटी चलानी होती है। थोड़ा बहुत अपन सोचें तो ये सोच सकते हैं कि पंडित अलोपीदीन का कारोबार कालाबाजारी से रिलेटेड है, तो उन्हें ये शायद कालाबाजारी वाला व्यवसाय नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन आर्थिक मजबूरी सभी की होती है और इस स्थिति में यदि पंडित मुंशी वंशीधर ने ये पद अपनाया तो भी कोई दुख भरी बात नहीं है। और इस प्रकार इस कहानी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती है।